इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एसी ब्रिजेस के बारे में। ठीक है, ये जो एसी ब्रिजेस है, आपका जो सिलेबस है उसमें टोटल 6 ब्रिज पढ़ना है। ठीक है, जो आप लोगों का ये जो पेपर चल रहा है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का, तो पार्ट ए थर्मल फिजिक्स के 4 यूनिट और बाकी पार्ट बी थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो बाकी ये पार्ट बी के जो 4 यूनिट हैं, इसमें यूनिट नंबर 5 में हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में हम लोग ये सर्किट एनालिसिस वाला पार्ट पूरा कर चुके हैं। ठीक है, एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये पूरा हो चुका है। और ये जो नेटवर्क एनालिसिस है इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी आज जो हम लोग सेगमेंट शुरू करने वाले हैं वो है एसी ब्रिजेस का। पहले एसी ब्रिजेस पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में मैं ये नेटवर्क एनालिसिस के ये जो थ्योरम है 3-4, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एसी ब्रिजेस शुरू करेंगे। एसी ब्रिज, अब इसमें टोटल आप लोगों को 6 ब्रिज पढ़ना है। ठीक है, यहां पे देखिए टोटल एसी ब्रिज में आपको टोटल 6 ब्रिज पढ़ना है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज एक प्रकार का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस को यूज करके इस प्रकार से एक सर्किट बनाया जाता है कि उस सर्किट के सहायता से हम किसी न किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कैपेसिटेंस का मान कैलकुलेट कर ले, इंडक्टेंस का मान निकाल ले, उसी को हम लोग ब्रिज कहते हैं। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे आपको एसी ब्रिज पढ़ना है, ठीक है, डीसी ब्रिज मतलब जिसमें केवल डीसी करंट का यूज करके हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें केवल एक व्हीट स्टोन ब्रिज आता है। आपको याद है इंटर में आप लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, वो एक प्रकार का डीसी ब्रिज है। उसी सिद्धांत पे एसी ब्रिज भी काम करता है। यानी जो एसी ब्रिज हम लोग पढ़ेंगे उसमें व्हीट स्टोन सेतु का ही सिद्धांत काम करेगा। ठीक, एसी ब्रिज में क्या है कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज में है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंसेस का यूज करते हैं। वेरियस रेजिस्टेंस का हम लोग प्रयोग करके एक ऐसा सर्किट बनाते हैं कि उस सर्किट के सहायता से हम किसी अननोन, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने में सफल हो जाते हैं। उसी ब्रिज को हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। वहां पे केवल डीसी बैटरी का यूज करते हैं, वो केवल डीसी सिग्नल के लिए वो वर्क करता है। हालांकि उसका जो प्रिंसिपल है, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, वो एसी ब्रिज के लिए भी काम करता है। एसी ब्रिज में हम लोग रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का भी प्रयोग करते हैं। अब यहां पे जो एसी ब्रिज है, यहां पे उसको हम लोग फर्दर 2 भागों में बांटते हैं। पहला, वो एसी ब्रिज की कैटेगरी जिसका प्रयोग करके हम लोग इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व का मान निकालेंगे। दूसरी कैटेगरी है उन एसी ब्रिजेस की जिनका प्रयोग करके हम लोग कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर संधारित्र का मान निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पे ऐसे एसी ब्रिज जिनसे हमें इंडक्टेंस का मेजरमेंट करना है, वैसे 3 ब्रिज आपको पढ़ने हैं। एक मैक्सवेल ब्रिज, दूसरा ओवेंस ब्रिज और तीसरा एंडरसन ब्रिज। तो आप लोग यहीं से याद करना शुरू कर दीजिए कि ये जो तीनों ब्रिज है, इसका प्रयोग करके हम लोग किसी भी अननोन यानी अज्ञात इंडक्टेंस का मान कैलकुलेट करते हैं। यहां पे फर्दर मैक्सवेल ब्रिज 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी मैक्सवेल ब्रिज के अंतर्गत हम लोग 2 ब्रिज पढ़ेंगे। पहला मैक्सवेल्स एसी ब्रिज और दूसरा मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज। हालांकि ये एलसी ब्रिज भी एसी ब्रिज ही है, ठीक है, बट यहां पे इनका 2 कैटेगरी है मैक्सवेल ब्रिज का। एसी ब्रिज में दोनों आएंगे, ठीक है ना, वो मैक्सवेल ब्रिज जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा उसका दोनों। फिर उसके बाद ये कैटेगरी है ऐसे ब्रिजेस की जिसके सहायता से हम लोग अननोन कैपेसिटेंस मेजर करेंगे। तो इसमें भी 3 ब्रिज आता है। एक है शेयरिंग ब्रिज, फिर है वीन्स ब्रिज और डिसाउटीस ब्रिज। ठीक है, ये इतने ब्रिज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको पढ़ने से पहले हमें ये जानना है, इनका थ्योरी डेवलप करना है। यानी एसी ब्रिज की क्या थ्योरी होगी, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं सीधे बता दूं कि एसी ब्रिज जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे ही काम करता है। बस व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग डीसी बैटरी का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे एसी ब्रिज में हम लोग एसी सिग्नल, एसी स्रोत का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार का अरेंजमेंट आपने व्हीट स्टोन ब्रिज में भी देखा होगा। बस आपने यहाँ पे जो Z1 लगा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहता है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है R3, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है R2 और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है R4, और यहाँ पे कोई डीसी बैटरी लगी होती है। और यहाँ बीच में लगा होता है, ये जो इनका ये डायगोनल वाला साइड है, यहाँ पे लगा होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में। तो
वो सिद्धांत इस सिद्धांत पे काम करता है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कि कोई भी एक रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए R3 रेजिस्टेंस वहां पे लगा है, तो R3 का मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे R1 का कुछ मान दिया होगा, R2 का मान दिया होगा, R3 का मान दिया होगा, या यूं कह लीजिए इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा। मान लीजिए R2 जो है वो वेरिएबल होगा, इसको हम वेरी कर सकते हैं। तो इसको वेरी क्यों किया जाता है? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज इस सिद्धांत पे काम करता है कि हम लोग इस R2 रेजिस्टेंस को बदल के वेरी करके हम इस पूरे सर्किट को इस प्रकार से सेट करेंगे कि ये पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम हो जाए। यानी B का जो पोटेंशियल मान लीजिए VB है और यहां का पोटेंशियल मान लीजिए VD है, तो VB और VD दोनों बराबर हो जाए। तो इससे होगा क्या कि B और D पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी VD माइनस VB क्या हो जाएगा? जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो ये B और D वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो डायगोनल भुजा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी करंट तभी फ्लो कर सकता है जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब चूंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का ये प्रिंसिपल ही होता है कि हमें इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर देंगे तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो इस वाले भुजा में करंट जीरो हो जाएगा, तो जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसमें जीरो करंट शो करेगा। तो जब जीरो करंट शो करेगा तो हम बोलेंगे कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। फिर इसमें कोई करंट नहीं होता, इसको हम लोग कट कर देते हैं। तो ऐसे में बैलेंस कंडीशन में एक बहुत अच्छा इक्वेशन आता है। यहाँ मान लीजिए R1 है, ये R3 का मान निकालना है, R2 वेरिएबल था और ये मान लीजिए R4। तो यहां पे जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ये R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4, या ऐसे भी कर लीजिए R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। तो ऐसे में क्या है कि R1 का भी मान पता है, R2 हमने सेट किया, R4 का भी मान पता होता है, तो इसे R3 का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है। ये भी उसी सिद्धांत पे है। एसी ब्रिज में चूंकि हम लोग रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और ये सब भी प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग Z1, Z2, Z3, Z4 से प्रयोग करते हैं। Z1 क्या है? इंपीडेंस। मान लीजिए Z1 के जगह कोई रेजिस्टेंस यूज है तो उसका Z1 बराबर वो रेजिस्टेंस R ही हो जाएगा। मान लीजिए Z2 के जगह कोई कैपेसिटेंस लगा है तो Z2 बराबर उस कैपेसिटेंस का जितना भी इंपीडेंस आएगा, मान लीजिए 1/ω_c, जितना भी इंपीडेंस आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर का यहाँ पे Z4 बराबर उस इंडक्टर का जितना भी इंपीडेंस आएगा ω/L वो लिख देंगे। और मान लीजिए इस Z3 के जगह अगेन कोई रेजिस्टेंस ही लगा है तो वहां पे हम लोग सिंपल Z4 बराबर उसका रेजिस्टेंस R लिख देंगे, उसका इंपीडेंस R, रेजिस्टेंस ही, हालांकि रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, इंपीडेंस नहीं बोलते उसको, तो इस प्रकार से लिख देंगे। तो यानी कहने का मतलब कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ डीसी बैटरी होता है और ये Z1, Z2, Z3, Z4 के जगह केवल रेजिस्टेंस होते हैं, और यहाँ पे जो ये हेडफोन लगाया गया है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है। यहाँ एसी ब्रिज में हम लोग Z1, Z2, Z3, Z4 यूज करते हैं। ये Z1, Z2, Z3, Z4 ये इंपीडेंसेस हैं। अब यहाँ पे हेडफोन लगाया जाता है। क्यों हेडफोन लगाया जाता है? क्योंकि देखिए एसी सिग्नल के लिए गैल्वेनोमीटर तो काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या है, एसी सिग्नल जो लगाया जाता है ये ऑडिबल रेंज का होता है। ऑडिबल रेंज यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का उसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे हेडफोन लगाएंगे तो आप अगर इसमें इस वाले मान लीजिए इस वाले भुजा में अगर करंट जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगी, तो आपको हेडफोन में उसका आवाज सुनाई देगा, बीप सुनाई देगा। तो हम लोग उससे सेंस कर लेंगे कि हाँ इसमें करंट आ रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको बैलेंस कर देंगे, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करते हैं, इसको भी बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंस कंडीशन में यही फॉर्मूला मिलेगा Z1 बटे Z2 इक्वल टू Z3 बटे Z4। तो जब इसको मान लीजिए कोई इसमें से एक वेरिएबल होगा, उसको बदल के वेरी कर करके उसका मान हम इसको ऐसा सेट कर देते हैं कि B और D का पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, तो इस वाले भुजा में, इस वाले वायर में करंट जीरो हो जाएगा। तो आपको हेडफोन में कोई आवाज नहीं सुनाई देगा, क्योंकि कोई करंट जा ही नहीं रहा है। तो कोई करंट नहीं जा रहा तो कोई आपको हेडफोन में आवाज ही नहीं सुनाई देगा। अगर इसमें करंट जा रहा है तो इसका मतलब हेडफोन में आपको आवाज सुनाई देगा। तो आप जान जाइएगा कि आपका एसी ब्रिज बैलेंस नहीं है। समझ में आया? बैलेंस नहीं है। आवाज सुनाई दिया मतलब इसमें करंट जा रहा है,
और आपको बीप सुनाई दे रहा है, मतलब ये आपका बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें से जो भी मान वेरिएबल होगा, चाहे इंडक्टेंस का चाहे कैपेसिटेंस का, उसको बदल बदल के हम इसको सेट करेंगे तो ये हेडफोन में आवाज कम या ज्यादा होगा। आपको हेडफोन का आवाज एकदम जीरो कर देना है। जब जीरो हो जाएगा तो बस ये बैलेंस कंडीशन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसी की हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अभी मैक्सवेल ब्रिज, जब देखिए टोटल 6 ब्रिज पढ़ना है, आप पूरे वीडियो में बने रहिए, आप पूरे ब्रिज का एकदम अच्छे से एनालिसिस समझ जाएंगे कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे उसका प्रैक्टिकल किया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चलिए हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एसी कोई सोर्स लगा हुआ है, ठीक। यहाँ कंसीडर ए व्हीट स्टोन ब्रिज ABCD हैविंग इंपीडेंसेस Z1 Z2 Z3 और Z4 इसके इंपीडेंसेस हैं। अब उसके बाद यहां से ये करंट चला, मान लेते हैं यहां करंट आई है, यहां से दो भुजाओं में बढ़ गया, तो इस वाले भुजा में मान लीजिए करंट I1 गया और इस वाले भुजा में करंट कितना गया, I2। अब ये I1 यहां से आके फिर से दो भागों में बट गया, इस वाले भुजा में I3 गया और मान लीजिए इस वाले भुजा में ID गया। अब उसके बाद ये I3 यहां पे आ गया, यहां पे I3 आ गया, फिर यहां से ये I2 चला था, अगेन ये I2 यहां से दो भागों में बट गया। मान लीजिए इधर से ये ID आ रहा था, तो ID और I2 मिलके इधर फिर से क्या हो गए, I4 हो गए। फिर यहां से ये I4 आ जाएगा और ये I4 प्लस I3 प्लस ये I4 वापस मिलके क्या हो गया, I हो गया, क्योंकि जितना करंट चला था वापस उतना ही करंट मिलना भी चाहिए। अब यहाँ पे ये सिंपल सा एक हमने ये डायग्राम बना लिया। अभी क्या है कि शुरू में हम मान ले रहे हैं कि अभी ये जो है इसमें भी कोई ना कोई करंट जा रहा है, मतलब अभी शुरू में मान लेते हैं कि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो बी और डी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होगा वहां करंट तो फ्लो करेगा ही। तो मान लीजिए बैलेंस नहीं है तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, ID। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो ये पहला लूप मान लीजिए, ये दूसरा लूप मान लेते हैं। तो चलिए यहां से किरचॉफ का लॉ का इस डायरेक्शन में मैंने लूप लिया है। तो देखिए यहां पे ये क्या बनेगा, यहां पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, यहां पे ड्रॉप होगा I3 इंटू Z3 प्लस, चूंकि सेम डायरेक्शन में लूप भी जा रहा है, सेम डायरेक्शन में करंट भी आ रहा है। और इधर के लिए देखिए, इधर के लिए लूप तो इस दिशा में जा रहा है लेकिन I4 करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो यहां पे माइनस होगा, माइनस I4 इंटू Z4 ये हो गया, प्लस ये इधर लूप गया। तो अब देखिए इधर तो लूप ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन करंट ID नीचे की ओर आ रहा है, तो ये भी माइनस में होगा। तो माइनस ID इंटू मान लेते हैं हेडफोन का इंपीडेंस ZD है बराबर 0। ये पहला इक्वेशन बन गया इस लूप के लिए। दूसरा इक्वेशन इस लूप के लिए बनाते हैं। तो चलिए लूप मैंने इस डायरेक्शन में लिया, तो शुरू करते हैं यहां से Z1 से। देखिए हमारा लूप इधर जा रहा है, करंट भी उधर जा रहा है, तो I1 इंटू Z1 प्लस में होगा। फिर ये लूप इस साइड मुड़ा तो ये करंट ID भी इधर मुड़ रहा है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, ID इंटू ZD हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लूप इधर जा रहा है लेकिन I2 करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस यहां पे ये हो जाएगा I2 इंटू ये हो जाएगा Z2 बराबर 0, क्योंकि कोई बैटरी इसके अंदर इस फिलहाल दोनों लूप में तो नहीं लगा हुआ है। तो ये दोनों इक्वेशन बन गया, ठीक है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैंने यहां पे लिख दिया है, आप लोग मिला लीजिएगा, सेम इक्वेशन बना है। बस शायद एक चीज हो गया कि इक्वेशन में मैंने इसको दूसरा लूप लिया है और इसको पहला लूप लिया है। तो पहले ये इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद ये इक्वेशन बनाना है। तो देखिए पहला वाला इक्वेशन ये वाला यहाँ पे मैंने ये बनाया है, ये यहाँ पे है, दूसरा इक्वेशन ये यहाँ पे है, सेम इक्वेशन है, आप बकायदा आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पे अब इसी इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ से मैंने ये इक्वेशन बनाया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे ये लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, एन AC सोर्स AC इज अप्लाइड बिटवीन पॉइंट A to C एंड AC डिटेक्टर के लिए हम लोग हेडफोन का यूज करते हैं। ऑफ इम्पीडेंस ZD इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड D, ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैंने दोनों लूप में लगाया है, तो ये दोनों इक्वेशन मिल गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे ही ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, ब्रिज बैलेंस आपको करना है। जो भी आपको ब्रिज मिलेगा उसमें, जैसे मैं बता रहा हूं, Z1 की जगह मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लगा है और ये रेजिस्टेंस को बदला जा सकता है। इसके जगह मान लीजिए एक कैपेसिटेंस लगा है और इसके जगह क्या लगा है, इंडक्टेंस, और इसके जगह भी एक रेजिस्टेंस लगा है। मान लीजिए इस इंडक्टेंस L का आपको मान निकालना है और उसके लिए ये C का कोई मान दिया है और यहाँ पे इस R का मान दिया है, लेकिन ये R एक कोई ना कोई एक इसमें वेरिएबल होगा, बदलेगा। तो मान लीजिए इस रेजिस्टेंस का मान आप बढ़ाते हैं, शुरू में मान लीजिए रेजिस्टेंस का कोई मान आपने सेट कर दिया, तो आपको हेडफोन में आवाज सुनाई देगा। तो आवाज सुनाई देगा, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है।
तो जो इसमें बदला जा सकता है, जिसका मान, जैसे इसमें ये वेरिएबल है, इसको बदल, तो इस R का मान आप घटाइए या बढ़ाइए। मान लीजिए आप घटाते हैं और इसमें हेडफोन की आवाज और बढ़ गया, तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब आप R का मान बढ़ाना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे कोई नॉब लगा होगा, उसको आप बढ़ाएंगे R का मान, तो यहाँ हेडफोन में आवाज कम होगा, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और R का मान बढ़ाइए। मान लीजिए रेजिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते कोई एक ऐसा वैल्यू आ गया, उस वैल्यू पे हेडफोन में आवाज 0 हो गया, बस आप वहीं पे रुक जाइए। R का वही मान लीजिए 100 ओम आया है, रुक जाइए, उसी को नोट कर लीजिए। C का मान दिया होगा, इस वाले R का भी मान लीजिए 400 ओम पहले ही से दिया है, बस अब यहां पे रुक जाइए। अब यहां पे करंट इस वाले भुजा में 0 है, क्योंकि हेडफोन में करंट नहीं सुनाई दे रहा, तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। अब आप यहां पे कंडीशन लगा दीजिए, 100 ओम बटे यहां पे C का मान कुछ न कुछ माइक्रोफैरड में दिया होगा, बटे C बराबर ये वाला रेजिस्टेंस 400 ओम बटे L। अब C का मान लीजिए यहां पे 0.22 माइक्रोफैरड दिया, तो फैरड में कर दीजिए -6 फैरड, बस अब यहां से L का मान निकाल लीजिए। सिंपल, 3 चीज मिल गए, आप यहां से L का मान निकाल लीजिए। तो इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा ये चलता है इसमें, मतलब जितने भी ब्रिज हैं इसी प्रकार से होते हैं। मैं सारा आपको एकदम अच्छे से कराऊंगा, अभी आप ज्यादा आगे मत भागिए, ठीक है। वैसे आगे तो मैं ही भाग जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोग को समझाने के लिए, कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे ये ब्रिजेस वर्क करते हैं। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, यानी जब ब्रिज बैलेंस होगा तो वो जो डायगोनल वाला भुजा है जिसमें हेडफोन लगा है उसमें करंट 0 हो जाएगा। तो यानी ID बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ID बराबर जैसे ही आप इसमें 0 रखेंगे तो ये सिंपल सा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, Z1I1 इक्वल टू Z2I2 इक्वेशन 3, और Z3I3 इक्वल टू Z4I4। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, यहां पे किरचॉफ का पहला लॉ लगाते हैं पॉइंट B और D पर। यहां पे देखिए पॉइंट B और D पर, ये देखिए B पे देखिए यहां से क्या आ रहा था I1, इधर क्या गया था I3 और इधर क्या गया था ID। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा I3 प्लस ID। अब चूंकि ID 0 है तो I1 बराबर क्या मिल जाएगा, I3। उसी प्रकार D पे लगाएंगे तो आपको I2 बराबर क्या मिल जाएगा, I4 मिल जाएगा। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यहां पे लाइए, देखिए I1 बराबर I3 और I2 बराबर I4। अब इक्वेशन 3 को उठाइए और यहां पे आप क्या करिए, यहां पे देखिए Z1 इंटू I1 की जगह I3 रख दीजिए, यहां पे I1 की जगह I3 रख दीजिए, और Z2 और I2 की जगह क्या रख दीजिए, I4 रख दीजिए। अब उसके बाद यहां पे इक्वेशन, यहां पे देखिए, अब यहां से आपको क्या मिल गया, Z1 बटे Z2 बराबर क्या मिल गया, I4 बटे I3, इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए इसको। अब उसके बाद यहां पे आ जाइए, अगेन इसी इक्वेशन पे आइए, इक्वेशन नंबर 4 पे आइए। अभी इक्वेशन 3 पे चले थे, अब इक्वेशन 4 से आपको यहां पे क्या मिलेगा, इक्वेशन 4 आप यहीं पे देखिए, इक्वेशन 4 से आपको मिलेगा Z3 बटे Z4 बराबर क्या मिला, I4 बटे I3। और देखिए यहां पे भी तो आपको मिला है Z1 बटे Z2 बराबर I4 बटे I3। तो यहां पे राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो ऑटोमेटिक Z1 बटे Z2 बराबर क्या हो जाएगा, Z3 बटे Z4। और यही होता है बैलेंस कंडीशन इसका। तो यहां से ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा Z1 बटे Z2 बराबर Z3 बटे Z4, या फिर Z1 बटे Z3 बराबर Z2 बटे Z4। यानी जितने भी AC ब्रिजेस आप पढ़ेंगे उन सब में ये कंडीशन अप्लाई होगा। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ये जो ब्रिज बना है, आप सिंपल भाषा में एकदम आपको समझा रहे हैं, ये जिस चाहे जैसा ब्रिज बने, पहले भुजा में जितना इंपीडेंस होगा वो बटे दूसरे ये वाले भुजा में जितना इंपीडेंस होगा वो बराबर इस वाले भुजा में जितना इंपीडेंस होगा वो बटे इस वाले भुजा में जितना इंपीडेंस होगा वो। इतना हम लोग लिख देंगे, फिर इसमें जो भी अननोन होगा उसका मान निकाल लेंगे। और ध्यान दीजिए ये इक्वेशन तभी लगेगा जब हमारा ब्रिज क्या हो, बैलेंस हो। बैलेंस कब होगा, जब हमारा ये डायगोनल, ये जो डायगोनल वाला भुजा है, ये वाला जो वायर है, इसमें करंट 0 हो। करंट 0 कैसे होगा, वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा किसी न किसी के मान को बदल के। वो कैसे आप चेक करेंगे 0 हुआ, हेडफोन को कान में लगाइए, जो बदलने वाला है उसको वेरी करके चेक करिए। जैसे ही हेडफोन में आवाज 0 हुआ मतलब करंट 0 हो गया, उसी पे रुक जाइए, कंडीशन बैलेंस हो गया, आपका ब्रिज बैलेंस हो गया। बस जितना इंपीडेंस है उसको फार्मूले को इसमें पुट करिए, किसी भी एक चीज का मान अननोन होगा, 3 चीज आपको पता होगा, बस उसका मान आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही कंडीशन, दिस इज द जनरल बैलेंस कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन्स AC ब्रिज। समझ में आ गया ना।
देखिए जनरली जो नॉर्मल व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग पढ़े हैं इंटर में, वो डीसी ब्रिज होता है, उसमें केवल डीसी बैटरी और रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। एसी ब्रिज में आपका एसी बैटरी के जगह एसी सोर्स या एसी सिग्नल लगा होगा और रेजिस्टेंसेस के जगह वेरियस कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, खुद रेजिस्टेंस भी लगा होगा, तो इसीलिए उनके रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस न कह के हम लोग इंपीडेंस का नाम देते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया। तो ये एक टॉपिक था, इसका बेसिक टॉपिक। अगले लेक्चर्स से हम लोग बारी बारी से ये ब्रिजेस डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 ब्रिज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप याद रखिएगा किस ब्रिज से क्या क्या मापा जाएगा। इन तीनों ब्रिज से अननोन इंडक्टेंस मापते हैं, मतलब निकाला जा सकता है, और इन तीनों ब्रिज से अननोन कैपेसिटेंस का मान निकाला जा सकता है। यही एसी ब्रिजेस का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, और व्हीट स्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस का मान निकाला जाता है। ठीक है ना, यानी अननोन रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज यूज करते हैं, अननोन इंडक्टेंस का मान निकालने के लिए ये तीनों ब्रिज, और अननोन कैपेसिटेंस यानी अज्ञात कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको आई होप पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।